Hi everyone, my name is Chandan and I welcome you all to this platform of Utilitarian IAS Indian Polity की इस 2000 MCQs की सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूँ. This is going to be test number 41. 800 question we already have completed so far of Indian Polity. For the UPSC, this is a standard template for your self evaluation from where you can evaluate yourself that what much you are scoring. Now without wasting time, we are directly shifting to the first question of the day. Consider the following statement with reference to Public Accounts Committee. You do have three financial committees: PAC, Estimate and COPU. So question is from PAC. The term of office for the members is 6 months. नहीं भाई, 1 साल का टर्म होता है सभी ऑफिस, चाहे कोपू हो, चाहे आपका एस्टिमेट कमेटी हो, चाहे पैक हो, 1 साल के लिए वो बनाए जाते हैं. सो दिस स्टेटमेंट बिकम इनकरेक्ट. द चेयरमैन ऑफ पैक इज अपॉइंटेड बाय द स्पीकर. दैट्स करेक्ट. इट इज इनवेरिएबली चूजन ओनली फ्रॉम द अपोजिशन. अब ये जो वर्ड है ओनली, इसके साथ क्वेश्चन मेकर ने प्ले किया. अगर ये ओनली नहीं होता ना तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होने जा रहा था. अगर ये होता कि इट इज इनवेरिएबली from the opposition, right, then it would have been correct. but यहाँ जो only लिख दिया गया है, ये इस क्वेश्चन को इनकरेक्ट, प्रोविजन को या स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बता देता है. बिकॉज यहाँ कोई एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अपोजिशन से जो ये मेंबर आएंगे, पैक के जो चेयरपर्सन है, पैक के जो चेयरमैन है, राइट, ये अपोजिशन से होंगे. ऐसा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या किसी एक्ट में नहीं लिखा गया. दिस इज जस्ट अ स्टैंडर्ड एस्टेब्लिश्ड पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस दैट इंडियन पार्लियामेंट और इंडियन लोकसभा और इंडियन स्पीकर has been following since its inception of Public Accounts Committee. ठीक है, 1967 1966 से ये प्रैक्टिस कंटिन्यूअसली चला. हालांकि पैक का जो हिस्ट्री है, ठीक है, इसका लीजेंड है, काफी पुराना है. यू विल ट्रेस इट इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इट्स ओरिजिन. बट ये जो प्रैक्टिस है कि इनवेरिएबली इट विल बी चूजन ओनली फ्रॉम द अपोजिशन, दिस प्रैक्टिस वी आर रनिंग फ्रॉम 1966 टू 1967 और तब से ये चली आ रही है. बट अगर कहें कि भाई ओनली फ्रॉम द अपोजिशन ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है. कल को अगर कोई स्पीकर चाहे तो इन चीज प्रैक्टिस को चेंज कर सकती है, बिकॉज कहीं भी रिटर्न नहीं है. सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट. हमें करेक्ट बताना है, तो करेक्ट कोई भी नहीं है, एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर, नाइदर 1 नॉर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्डिनेंसेस. अब हमें यहां नॉट करेक्ट बताना है. ऑर्डिनेंसेस आर इशूड बाय डिग्री ऑफ प्रेसिडेंट. Correct. When either of the houses of parliament is not in session and if the president is satisfied that the emergency circumstances, he or she may promulgate an ordinance. बिल्कुल correct है. An ordinance promulgated will have same effect as the statute of law passed by the part. बिल्कुल correct. Any ordinance will cease to have effect within 3 months from the date of assembly of the parliament. So 3 months नहीं, within 6 months अगर parliament reassemble होने पे अगर ordinance को पास नहीं करती, नहीं करवा पाती, तो ऑर्डिनेंस विल हैव नो इफेक्ट, इट विल हैव सीज टू हैव इफेक्ट. तो नॉट करेक्ट बताना है. सो दिस इज नॉट करेक्ट एंड हेंस डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिलिमिटेशन कमीशन. इट इज अ कमीशन एस्टैब्लिश्ड बाय जीओआई अंडर द प्रोविजंस ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट. दैट्स करेक्ट. एक एक्ट के थ्रू इसे एस्टैब्लिश किया जाता रहा है. इट इज अ पावरफुल बॉडी हुज ऑर्डर कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ. बिल्कुल करेक्ट है. द ऑर्डर्स ऑफ दिस कमीशन कैन बी और आर laid before Lok Sabha and respective state legislative assembly and modification in these order are permitted. ये बिल्कुल इनकरेक्ट है. लोकसभा और स्टेट असेंबली में जहां भी जो चेंजेस किए जाने हैं लोकसभा की सीट में, या फिर यू हैव दिस एनी काइंड ऑफ चेंजेस इनटू असेंबली सीट्स, या फिर किसी ज्योग्राफी में चेंज किया गया, बाउंड्रीज में चेंज किया गया, लोकसभा की सीट की बाउंड्रीज में या असेंबली, तो ये रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर और लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूट ये रिपोर्ट की जाएगी. बट ये वहां सिर्फ डिस्कशन होगा, कोई चेंजेस नहीं सजेस्ट किए जा सकते. करेक्ट हमने पूछा है तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी करेक्ट, हेंस बी इज गोइंग. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ RAF इज टू डील विद रॉयट क्राउड कंट्रोल सिचुएशन. द RAF इज अ स्पेशलाइज्ड विंग ऑफ, so it is a specialized wing of CRPF. अपने सिटीज में आप लोगों ने ग्रीन कपड़ों में कई बार इस तरह की यूनिट्स को देखा होगा. ठीक है, तो ये एक CRPF की विंग होती है, RAF रैपिड एक्शन फोर्स, राइट. हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज
does in a state. So who else? It will be governor in consultation with the High Court that does it. Consider the following statement regarding the pardoning power of the president, और हमें correct बताना है. The pardoning power of president is an executive action and it is independent of, whether it will be independent of judiciary, of course it is independent of judiciary. Only the president can pardon the death sentence and not the governor. ये भी बिल्कुल सही है. Does not matter जो convict को sentence किया गया है, death sentence दिया गया है, वो even if it is under the state law, पार्डनिंग की जो पावर है कम्यूट कर सकते हैं गवर्नर. बट व्हेन इट कम्स टू पार्डनिंग, आई होप यू डू अंडरस्टैंड बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन पार्डनिंग एंड कम्यूट. सो दैट पावर बिलोंग ओनली एंड ओनली टू द प्रेसिडेंट एंड नॉट टू द गवर्नर. सो इस तरह का अगर कंफ्यूजन क्वेश्चन क्रिएट करती है कि गवर्नर स्टेट लॉ के अंदर से अगर किसी को फांसी की सजा दी गई है कैपिटल, तो क्या उसको माफ नहीं कर सकते? तो बिल्कुल माफ नहीं कर सकते. इस चीज को आप याद रखिएगा. सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट, है ना. Hence C is going to be the right answer. With reference to the Law Commission of India, consider the following statement. Its major function is to work for legal reform. Absolutely correct. The commission is established for a fixed tenure. Absolutely correct. 3 years. The recommendation given by commission is binding on the government of India. नहीं भाई, इस तरह का कुछ भी अथॉरिटी जो है लॉ कमीशन के बाद नहीं है. आई होप लॉ कमीशन का इमरजेंस वगैरह आप लोग जानते होंगे. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया. फर्स्ट 2 स्टेटमेंट आर करेक्ट. वी हैव टू tell the correct statement, hence B is going to be the right answer. Consider the following pairs. ITBP कुछ फोर्सेस के नाम दिए गए हैं, सेनाओं के अपने नाम दिए गए हैं अलग अलग बॉर्डर्स पे जो बिलोंग. आई होप आपको सब कुछ पता है कि इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इंडिया पाकिस्तान, इंडो चाइना पे कौन कौन से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो इंस्टॉल्ड है. ITBP कहाँ है? स्पेशलाइज्ड इंडो चाइना बॉर्डर पे. इंडियन तिब्बतन फोर्सेज, क्योंकि ये स्पेशलाइज है माउंटेनियरिंग में स्पेशली. सहस्त्र सीमा बल, इंडियन व्हाट यू कॉल म्यांमार बॉर्डर. नो, यहाँ BSF की जो टुकड़ी है वो BSF है. ये इंडियन नेपाल बॉर्डर पे तो नहीं, BSF इंडियन नेपाल बॉर्डर पे नहीं. BSF इज इंस्टॉल्ड, सॉरी, इंडियन नेपाल बॉर्डर पे यू हैव दिस SSB सहस्त्र सीमा बल. इंडिया भूटान एंड नेपाल में सहस्त्र सीमा बल. एंड देन असम राइफल, रादर इंडो म्यांमार में ना बॉर्डर पे असम राइफल यू हैव इंस्टॉलेशन ऑफ. ठीक है, MHA के अंडर काम करती है. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ओनली इज करेक्टली मैच्ड, राइट, एंड दैट्स हेंस E is going to be the right answer. Consider the following with regards to national emergency. 2 statement has been given and we have to tell the correct statement. It suspends national emergency under Article 3 to 52. It suspends only freedom of speech and expression which is enforced by a president. बिल्कुल गलत है. अगर प्रेसिडेंट चाहे तो अदर फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 359 को इन्वोक करके अदर फंडामेंटल राइट्स भी नेशनल इमरजेंसी के दौरान उनकी इन्फोर्समेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं. सो ये जो ओनली वाला वर्ड है ये बिल्कुल गलत है. नेशनल इमरजेंसी सस्पेंड्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉर द इंटायरिटी ऑफ इंडिया. बिल्कुल करेक्ट है. एज सून यू हैव दिस imposition or proclamation of national emergency across India, very soon without any extra order, प्रेसिडेंट को कोई एक्स्ट्रा ऑर्डर साइन नहीं करना पड़ेगा और आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो जाएगा. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. हमें करेक्ट बताना है, हेंस B इज द राइट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट कैन इंटरेस्ट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर टू द स्टेट विदाउट इट्स कंसेंट. अब माइंड यू यहाँ जो वर्ड देखना है एग्जीक्यूटिव फंक्शन, है ना. कौन से ऐसी ऑर्गन है इंडिया में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, राइट, गवर्नर, जो कि स्टेट के जो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो या स्टेट का स्टेट का एग्जीक्यूटिव फंक्शन सेंटर को दे सकती है विदाउट स्टेट्स कंसेंट. तो इट इज द पार्लियामेंट. एंड अगेन आई एम आस्किंग यू टू एम्फेसाइज ऑन और सजेस्टिंग कि आप एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेटिव फंक्शंस की बात नहीं कर सकता. ठीक है, लेजिस्लेटिव ऐसा नहीं है, पार्लियामेंट चाहे तो लेजिस्लेटिव फंक्शन भी विदाउट स्टेट के कंसेंट के, तो वो यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट वाली बात हो जाएगी. और जब भी ऐसा पार्लियामेंट ने करना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना होगा और स्टेट लेजिस्लेचर के पास जाना होगा. तो यहाँ एग्जीक्यूटिव फंक्शन के बारे में ये क्वेश्चन था. विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज फंक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, MOD के अंडर कौन? तो इंडियन एयरफोर्स, यस. असम राइफल्स
नो, स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस नो, इंडियन कोस्ट गार्ड यस, एमओडी, एमओडी के अंदर ये फर्स्ट एंड फोर्थ, हेंस ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। असम राइफल्स एक्चुअली इंडियन आर्मी के अंडर एंड देन एमएचए को रिपोर्ट करती है, एंड सेम विद स्पेशल फ्रंटियर फोर्सेस, सो ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। अंडर द सेकंड शेड्यूल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स आर एंटाइटल्ड टू द इमोल्यूमेंट अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एंड सो ऑन, राइट। सो यहाँ प्राइम मिनिस्टर को छोड़ के आप देखोगे सभी डिग्निटरीज जो है उनकी सैलरी या अलाउंसेस जो है सेकंड शेड्यूल में मेंशन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, हमें करेक्ट बताना है रिगार्डिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। द प्रोसेस of election of the president of India is original and no other constitution contains similar। so जो proportional representation through STV का जो voting method है बिल्कुल यूनिक है इंडियन सिस्टम में। चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन टू द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ द CM इज इलेक्टेड टू द अपर हाउस। सो यू हैव 6 स्टेट जहां अपर हाउस भी है, बाइकैमरल लेजिस्लेचर इन 6 स्टेट। आई होप यू डू नो द नेम्स, राइट। सो वेयर एवर इन विच एवर ऑफ दीज 6 स्टेट जहां CM जो है अभी उद्धव ठाकरे हैं अपर स्टेट से बिलोंग करते हैं, यू हैव योगी आदित्यनाथ जहां बाइकैमरल लेजिस्लेचर यूपी में है, अपर हाउस से नीतीश कुमार बिहार अपर हाउस से बिलोंग करते हैं। तो ये सभी CM जब भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होंगे तो ये सभी CMs जो हैं ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। सो आई होप ये भी आपका करेक्ट है। सो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, राइट। सो बोथ द स्टेटमेंट हैपेंस टू बी करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू SLP, स्पेशल लीव पिटीशन, आर्टिकल 130। देयर इज नो मेंशन ऑफ स्पेशल लीव पिटीशन इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल गलत, अभी मैंने आपको आर्टिकल 136 का हवाला दिया था। थ्रू SLP एन एग्रीव्ड पार्टी कैन अपील टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट एनी जजमेंट पास्ड बाय एनी कोर्ट और एनी ट्राइब्यूनल। तो एनी कोर्ट और एनी ट्राइब्यूनल नहीं भाई, सिर्फ हाई कोर्ट, कुछ अदर कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल्स के, तो ये भी आपका गलत हो जाता है एंड हमें करेक्ट बताना है। नाइदर 1 नॉर 2 इज गोइंग टू। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट हैव एनी एग्जीक्यूटिव। बिल्कुल करेक्ट, कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी AGI के पास नहीं है। अटॉर्नी जनरल रिप्रेजेंट द गवर्नमेंट, सो ही इज नॉट अलाउड टू टेक अप द प्राइवेट प्रैक्टिस। ये बिल्कुल गलत है। प्राइवेट प्रैक्टिस ही कैन हैव इन एनी कोर्ट ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड दैट इन क्रिमिनल नेचर ऑफ द केसेस और स्पेशली द केसेस अगेंस्ट विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पार्टी है, तो उन केसेस में अगर पार्टिसिपेट करना है, ठीक है, तो उसमें GOI से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से वो लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आपको परमिशन लेना पड़ेगा। सो करेक्ट की जब बात आती है, सो ओनली वन फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड हेंस A is the subject matter of personal law is placed in which of the list as per the 7th schedule of the Indian। so पर्सनल लॉ जो सब्जेक्ट है दैट हैज बीन प्लेस्ड इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट। बोथ स्टेट एंड यूनियन कैन मेक लॉज। एट प्रेजेंट NRIs कैन यूज विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन टू फ्रेंचाइज देयर वोट्स इनटू द इलेक्शन। सो प्रॉक्सी वोटिंग का यूज नहीं कर सकते NRIs। पर्सनल वोटिंग थ्रू डिप्लोमेटिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग नहीं, पोस्टल वोटिंग नहीं कर सकते। सो क्या कर सकते हैं NRIs को? लाइक अस, दे विल हैव टू कम बैक टू इंडिया, दे विल हैव टू गो इनटू द लाइंस एंड दिस इज हाउ फिजिकल वोटिंग जो है मेथड EVM के थ्रू वही करना पड़ेगा। इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को आप प्लीज EVM से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। सो नन ऑफ द अबव, D इज द ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल टाइप्स ऑफ इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड बाय प्रेसिडेंट हैज टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। ऑफ कोर्स दैट इज अ ट्रुथ। all types of emergency must be approved by parliament within 30 days period। नहीं, you have state article 356, you have 360 financial emergency जहाँ 60 दिनों का आपको टाइम दे। only in 352 right this 30-day time has been given। so this statement becomes incorrect। correct हमें बताना है A, 1 only is the correct statement। consider the following statement with reference to right to recall। right to recall I hope you would be knowing correct statement। recall is basically a process where whereby electorate has the power to remove the elected official but only after the expiry of their office nearly half of the term। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। कभी भी जब भी जनता जो है वो सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है, they can recall but then there would be some kind of टर्म्स एंड कंडीशन। बट उन टर्म्स ऑफ कंडीशन में जो है ये हाफ ऑफ द टर्म नहीं कि भाई 5 साल का अगर टर्म है किसी MP का तो सिर्फ 2.5 साल जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तो ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। इन इंडिया राइट टू रिकॉल डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर। ये बिल्कुल गलत है। ऑफ कोर्स MPs एंड MLAs के लेवल पे राइट टू रिकॉल इज नॉट एप्लीकेबल। फॉर दैट इंडिया विल हैव टू मेक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। लेकिन पंचायती लेवल पे
मेनी स्टेट हैव डन कि वार्ड मेंबर्स वगैरह को या सरपंच को राइट टू रिकॉल किया जा सकता है, उनको बुलाया वापस जो है करवाया जा सकता है इफ सर्टन नंबर ऑफ वोटर, सर्टन फिक्स नंबर, सर्टन फिक्स परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स वोट्स अगेंस्ट और पासेज अ रिजोल्यूशन इनटू द ग्राम सभा और एट एप्रोप्रिएट लेवल, ठीक है, जो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने लॉ पास किया हुआ है। सो ये बिल्कुल करेक्ट इनकरेक्ट है, हमें करेक्ट बताना है। सो बोथ द स्टेट नाइदर 1 nor 2 इज करेक्ट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वीवीपैट, ठीक है, वीवीपैट क्या है, इलेक्शन के टाइम में काफी चर्चा में रहता है, आप सभी को पता होगा। इट इज यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस टू वेरीफाई दैट वोट पोल्ड बाय वोटर गोज टू द करेक्ट कैंडिडेट, बिल्कुल सही है। द स्लिप इज डिस्प्लेड टू द वोटर फॉर 7 seconds after which VVPAT cuts it and drops into the storage box with a beep, बिल्कुल सही है। It is used for both electronic voting machine and paper ballot system, नहीं, paper ballot system के लिए ये यूज नहीं होता VVPAT। VVPAT एक्चुअली EVM मशीन के साथ ही अटैच होती है, एक एक्स्ट्रा एक्सटर्नल डिवाइस होती है, ठीक है, और उसके सहारे जो ये पर्पज है, ये दोनों पर्पज, ये दोनों गोल्स जो हैं वो फुलफिल किए जाते हैं। सो करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से? सो 1 and 2 is the correct statement. So with this I am wrapping up this video until I come up with the next video. Till then, bye bye.